नमस्कार। हमारे पाठ्यक्रम का यह छठा सप्ताह चल रहा है और इस सप्ताह जिन विषयों को हमने शामिल किया है अध्ययन के लिए, उनमें से आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह रस संप्रदाय से सीधे सीधे तो नहीं जुड़ता, पर रस सिद्धांत में इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है और यह विषय है जिसे रस दोष कहा गया है। आज के इस व्याख्यान में हम पहले तो रस दोष का स्वरूप समझेंगे और इसी व्याख्यान के बाद वाले हिस्से में हम यह जानेंगे कि विभिन्न आचार्यों ने रस दोष का विवेचन किस प्रकार से किया है। तो इस व्याख्यान के दो भाग हैं, रस दोष के स्वरूप का अध्ययन और फिर रस दोष विवेचन। रस दोष शब्द का अभिप्राय जानने की कोशिश करते हैं। इस शब्द से ही यह स्पष्ट है कि यह रस दोष है, यानी रसास्वाद में बाधा या विघ्न उपस्थित करने वाले तत्व को रस दोष कहा गया है। काव्य का जो लक्ष्य है, प्रयोजन है, वह है रसास्वादन कराना, और जब इस रसास्वादन में बाधा पड़ती है, अवरोध उत्पन्न होता है, रुकावट होती है, तो उसका कोई न कोई कारण होता है। रसास्वादन में अवरोधक तत्वों को ही रस दोष कहा गया है। यदि रसास्वाद में किसी प्रकार का व्यवधान आ गया तो वहाँ स्थिति विचित्र और उद्वेगजनक हो जाती है। रसास्वादन में बाधा नहीं आनी चाहिए, यह श्रेयस्कर स्थिति है, यही वांछनीय स्थिति है। पर यदि ऐसा हो कि रसास्वादन की प्रक्रिया में बाधा उपस्थित हो रहा है तो वह उद्वेगजनक स्थिति का कारक बनता है। आचार्यों ने रस अपकर्ष को ही दोष का सामान्य लक्षण माना है। रस अपकर्ष ही दोष है, दोष का लक्षण है, एक धारणा यही स्वीकृत रही है। और इसी दृष्टि से भारतीय काव्यशास्त्र में रस विघ्न या कहें कि रस भंग और स्रष्टा और भोक्ता दोनों की दृष्टि से रस विघ्न, क्योंकि रस तो दोनों को मिलता है। रचना करने वाला भी आनंदित होता है और उस रचना का आस्वादन करने वाला जो ग्रहीता है, और पिछले व्याख्यान में हमने जिसकी अवधारणा को सहृदय के प्रसंग में जाना है, समझा है, वह भी आनंदित होता है। सर्जक भी आनंद प्राप्त करता है और ग्रहीता भी आनंदित होता है। तो स्वाभाविक रूप से रस विघ्न की अवस्था भी दोनों ही तरफ उपस्थित हो सकती है। यदि सर्जक के रसास्वादन में बाधा पड़ेगी तो वहां भी वह संभव है, और ग्रहीता के रसास्वादन में बाधा पड़ेगी तो वहां भी यह संभव है। इसलिए आचार्यों ने रस विघ्न या रस भंग का विवेचन स्रष्टा और भोक्ता दोनों की ही दृष्टियों से किया है। और ऐसे आचार्यों में मुख्य रूप से आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ हैं, जिन्होंने वैज्ञानिक ढंग से रस दोषों का विवेचन किया है। और इनमें से जो मम्मट का रस दोष निरूपण है वह स्वयं ध्वन्यालोक पर आधारित है। उसका मुख्य अंश ध्वन्यालोक पर आधारित होकर के ही मम्मट ने उसकी विवेचना, व्याख्या की है, विवृति की है। तो इस तरह से आनंदवर्धन उनका ध्वन्यालोक, मम्मट उनका काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण में ही प्रमुखतः रस दोषों का विवेचन, रस दोषों के स्वरूप की चर्चा मिलती है। मम्मट ने रस दोषों की चर्चा की है अपने काव्य प्रकाश में और कहा है, व्यभिचारी रस स्थायी भावानाम शब्दवाच्यता कष्ट कल्पना व्यक्तिर अनुभाव विभावयोः प्रतिकूल विभावादि ग्रहो दीप्ति पुनः पुनः अकांडे प्रथनच्छेदौ अंगस्याप्यति विस्तृति अंगिनो अनुसंधानम प्रकृतीनां विपर्ययः
अनंगस्याभिधानम च रसे दोषाः स्युरीदृशाः। अब इसमें जिन रस दोषों की उन्होंने चर्चा की है, मम्मट द्वारा निर्दिष्ट जो रस दोष हैं उनकी संख्या, उनका प्रकार वह इस प्रकार है। पहला उन्होंने कहा है कि व्यभिचारी भाव, रस तथा स्थायी भावों का स्वशब्द से कथन, यह एक दोष है। दूसरा दोष मम्मट ने बताया है कि अनुभाव और विभाव की कष्ट कल्पना से अभिव्यक्ति। तीसरा दोष उनके अनुसार है प्रतिकूल विभावादि का ग्रहण। चौथा दोष है रस की पुनः पुनः दीप्ति। पांचवा दोष मम्मट के अनुसार है अकांड प्रथन। छठा दोष है अकांड छेदन। सातवां दोष है अंग रस का अत्यधिक विस्तार। आठवां दोष मम्मट के अनुसार है अंगी का अनुसंधान या प्रधान रस को भूल जाना। नवां दोष प्रकृति विपर्य है और 10वां दोष मम्मट के अनुसार है अनंग कथन। इस प्रकार से मम्मट ने 10 तरह के रस दोषों की चर्चा की है। अब हम एक एक करके इन सभी रस दोषों के बारे में जानते हैं। पहला दोष है स्वशब्द वाच्यता। यह कहा मम्मट ने कि रस स्थायी भाव या संचारी भावों को उनके वाचक शब्दों द्वारा कथन करना वस्तुतः एक दोष है। यह छिपा हुआ होना चाहिए। उनके ही वाचक शब्दों द्वारा यदि रस, स्थायी भाव और संचारी भावों का कथन किया जाता है तो यही स्वशब्द वाच्यत्व दोष है। इसके लिए तर्क दिया जाता है कि रस या भावों की व्यंजना होनी चाहिए, वह व्यंजित होता है, स्पष्ट शब्दों में उसका कथन अभीष्ट नहीं है, स्पष्ट शब्दों में उसका कथन नहीं होना चाहिए। तर्क जो यह है कि रस व्यंग्य होता है, छिपा हुआ होता है, वह व्यंग के माध्यम से व्यंजित होता है, अभिधा द्वारा रस की अभिव्यक्ति नहीं होती। अतः किसी रस या भाव का नाम यदि ले लिया जाए काव्य में ही, नाटक में ही, तो वहाँ रस दोष होगा और उस रस दोष को स्वशब्द वाच्यत्व दोष कहते हैं। अब उदाहरण के लिए, जैसे व्यभिचारी भाव का स्वशब्द से कथन कैसे होता है, तो उदाहरण दिया गया है कि जाता लज्जावती मुग्धा प्रियस्य परिचुंबने। जाता लज्जावती मुग्धा प्रियस्य परिचुंबने, अर्थात कहा यह जा रहा है, कथन किया जा रहा है कि प्रियतम के द्वारा चुंबन करने पर वह मुग्धावती लज्जावती हो गई। प्रियतम द्वारा चुंबन करने पर वह नायिका जो मुग्धा है वह लज्जावती हो गई। यह कथन है। अब इस कथन में ही एक संचारी भाव का नाम लिया गया है, वह है लज्जा। यह कहना नहीं चाहिए। अभिप्राय यह है कि इस संचारी भाव का कथन अभिष्ट नहीं है, वह छिपा होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, पर स्वयं उसका कथन नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ लज्जा संचारी भाव का नाम आ रहा है, इसलिए यहाँ स्वशब्द वाच्यत्व दोष है। जाता लज्जावती मुग्धा प्रियस्य परिचुंबने, यह स्वयं पाठक ग्रहीता पर छोड़ देना चाहिए कि वह अपनी योग्यता से यदि केवल इतना कहा जाए कि जाता मुग्धा प्रियस्य परिचुंबने, तो इसके बाद वह संचारी भाव कैसा है, वह लज्जावती हो जा रही है, यह पाठक को स्वयं समझ लेना होता है, स्वयं व्यंजित कर लेना होता है, उसके कथन की आवश्यकता नहीं रहती। इसी तरह से जब कहा जाए कि जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जात कही, अब इस पंक्ति का जो अभिप्राय है, यहाँ हर्ष संचारी भाव है, पर पंक्ति ही उसका कथन कह दे रही है, पंक्ति ही उसके बारे में बता रही है, इसलिए यहाँ हर्ष
संचारी भाव होने से, संचारी का शब्द द्वारा कथन हो जाने से स्वशब्द वाच्यता दोष है। जानि गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष न जात कही। सीता के हृदय में जो हर्ष उत्पन्न हो रहा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर कह तो दिया जा रहा है कि हृदय में हर्ष की अनुभूति, हर्ष का संचार हो रहा है। यह कहना नहीं था। अब इसी तरह से स्थायी भाव में कैसे स्वशब्द वाच्यत्व दोष आ जाता है, उसका उदाहरण बताया कि मुख सूखहि लोचन स्रवहि शोक न हृदय समाय मनहु करुण रस कटक लय उतरा अवध बजाए। अब कह तो दिया जा रहा है कि शोक न हृदय समाए, हृदय में जो स्थायी भाव है वह शोक है। शोक रूपी स्थायी भाव का कथन हो जाने से यहाँ शोक स्थायी भाव में स्वशब्द वाच्यत्व दोष है। हाँ बल चली वाको छिनक लीजे आजु निहार। हाँ बलि चली वाको छिनक लीजे आजु निहार। उमगत है चहु ओर छवि मानहु रस श्रृंगार। अब यहाँ दो शब्द हैं, रस का भी कथन हो जा रहा है और श्रृंगार, उस विशिष्ट का भी कथन कह दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ रस और श्रृंगार शब्दों के कथन में दोष है, स्वशब्द वाच्यत्व दोष है। तो मम्मट इसे एक दोष मानते हैं और कहते हैं कि रस स्थायी भावों और संचारी भावों का कथन काव्य में, नाटक में कथन स्वरूप नहीं होना चाहिए, वह व्यंग्य होना चाहिए, व्यंजित होना चाहिए, उसे समझ लिया जाना चाहिए। अब जो दूसरा दोष बताया है मम्मट ने वह है विभाव अनुभाव की कष्ट कल्पना। कष्ट कल्पना यानी जो सरल न हो, कठिन हो। तो इससे अभिप्राय यह है कि रस में विभाव और अनुभाव की योजना स्वाभाविक रीति से आनी चाहिए, स्वाभाविक रीति से होनी चाहिए। यदि कष्ट कल्पना से रस में इनकी प्रतीति हो तो दोष हो जाएगा। अब अनुभावों की प्रतीति सहज सरल होनी चाहिए। कोई तीसरा देख रहा है तो देखते ही उसे इसकी प्रतीति हो जानी चाहिए अनुभावों की। पर प्रतीति में यदि विलंब हो, प्रतीति यदि श्रम साध्य हो, प्रतीति में यदि कष्ट करना पड़े, प्रयत्न करना पड़े, यत्न करना पड़े, तो वह कष्ट कल्पना हुआ। तो विभाव और अनुभावों के लिए यह श्लाघ्य नहीं है कि वह कष्ट कल्पना से प्रतीत हो, उसकी प्रतीति सरल होनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह हुआ कि कहा यह जा रहा है कि रस बोध में विभावानुभाव की स्पष्ट प्रतीति आवश्यक है, सहज प्रतीति आवश्यक है, स्वाभाविक प्रतीति आवश्यक है। पर यदि इनकी प्रतीति में विघ्न उपस्थित हो जाए, यदि इनकी प्रतीति में सहजता न रहे, कठिनाई उत्पन्न हो जाए, बाधा उत्पन्न हो जाए, तो वहां दोष होगा। अब कष्ट कल्पना से अनुभाव की अभिव्यक्ति का उदाहरण दिया गया है। कर्पूर धूलि धवल द्युति पूर धौत दिंग मंडले शिशिर रोचिसी तस्य यूनः लीला सिरौंसुक निवेश विशेष क्लिप्पति व्यक्तस्तोन्नतिर भून्य यौवना सा, भून्नव यौवना सा। यानी इसका अभिप्राय यह बताया गया कि कहा यह जा रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से कि कर्पूर की धूलि से सदृश उज्ज्वल चंद्रिका से दिशाओं को भर देने वाले चंद्रमा के उदित होने पर वह नायिका जिसके सिर के वस्त्र के लपेटने के विशेष ढंग से उसके स्तनों का उभार प्रकट हो रहा था, उस तरुण की दृष्टि में आई। अब सीधी सरल बात को इतना बंकिम बनाकर यहाँ कहा जा रहा है कि जो अनुभव तुरंत प्रकट होने चाहिए, जिन अनुभवों की तुरंत प्रतीति होनी चाहिए, वह दूसरे, तीसरे, चौथे स्तर पर जाकर कष्टपूर्ण
उसकी प्रतीति है, कष्ट साध्य श्रम साध्य प्रतीति है। हुआ क्या है कि पहले यह बताया जा रहा है कि चंद्रमा सिरोंसुक उद्दीपन विभावों की विद्यमानता बताई गई और फिर नायिका भी वहां विद्यमान है, किंतु इसमें तरुण पुरुष के अनुभवों का स्पष्ट कथन नहीं किया गया है। ऐसी नायिका को देखकर जो देखने वाला पुरुष है उसके क्या अनुभव हैं, यह स्वयं प्रतीत नहीं हो रहा, यह तुरंत मालूम नहीं हो रहा, यह थोड़ा कष्ट साध्य है। यह कष्ट कल्पना से प्रतीत हो रहा है कि ऐसे अनुपम नयनाभिराम दृश्य को देखकर उस नायक के क्या कैसे अनुभव प्रकट हुए। उसी तरह का उदाहरण है, कीन धवल छवि चंद्रमा भुवि मंडल दिवि लोक भूविलास कछुहास युत रमणी मुख अवलोक। अब सब कुछ कहा जा रहा है, कीन धवल छवि चंद्रमा भुवि मंडल दिवलोक और भूविलास कछुहास युत, अपनी भ्रू भंगिमा में भावों के नचाए, नैन नचाए कही मुस्काए, तो वही है भ्रू विलास कछुहास युत रमणी मुख अवलोक। आलंबन नायिका है और उद्दीपन चंद्रोदय है, चांदनी है। चंद्रमा के उदित होने के बाद जो आलंबन नायिका है, इन सब का वर्णन तो है, पर नायक जो इस दृश्य को देख रहा है, जहां अनुभव प्रकट हो रहे हैं, उस नायक के अनुभवों का उल्लेख नहीं किया गया है। यही है विभाव अनुभव की कष्ट कल्पना से प्राप्ति, विभावों और अनुभवों की कष्ट कल्पना। और यह एक दोष कहा है मम्मट ने। जो तीसरा दोष कहा है मम्मट ने वह है परिपंथिर सांग परिग्रह। परिपंथिर सांग परिग्रह, उसका अभिप्राय यह हुआ, जो कहना चाहते हैं मम्मट, कि प्रतिकूल विभाव आदि का ग्रहण, प्रतिकूल विभाव आदि का ग्रहण यानी जिस रस की जो सामग्री है, रस सामग्री, उसके विरोधी रस की सामग्री के वर्णन से यह दोष होता है। हर रस की अपनी रस सामग्री है, रस के अवयव के अंतर्गत हमने देखा है। अब यदि उस सामग्री को छोड़कर उसके विरोधी रस की सामग्री के वर्णन किया जाए तो यह दोष स्वरूप होगा। जैसे श्रृंगार और शोक, यह विरोधी है, इन दोनों की सामग्री भी अलग है, इनका स्थायी भाव अलग है, पर एक के वर्णन में यदि दूसरा का वर्णन होने लगे तो यह दोष होगा। करुण, रौद्र, बीभत्स, वीर, भयानक एवं शांत रस अपने स्वभाव में ही श्रृंगार रस के विरोधी हैं और हास्य के विरोधी होते हैं भयानक एवं करुण। आप एक साथ डरते हुए हंस नहीं सकते। यदि भयभीत करने वाली परिस्थिति हो तो हास्य उत्पन्न नहीं होगा। उसी तरह श्रृंगार के प्रसंग में करुणा, रौद्र, विभत्स, वीर, भयानक, शांत, निर्वेद इत्यादि ये सब विरोधी हैं। यदि आपकी नायिका हो और उसके प्रति आपके मन में श्रृंगार का भाव हो तो आप रौद्र का प्रदर्शन कहाँ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसी तरह से हास्य और श्रृंगार ये दोनों करुण रस के विरोधी हैं। किसी की मृत्यु हुई है तो वहां आप हंस नहीं पाएंगे, वो दोनों विरोधी हैं। हास्य, भयानक और श्रृंगार ये रौद्र रस के विरोधी हैं। किसी के कुछ करने पर यदि आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता है तो वहां हास्य नहीं हो सकता, वो दोनों विरोधी हैं। उसी तरह से हास्य, श्रृंगार, वीर, रौद्र एवं शांत ये भयानक रस के विरोधी हैं और शांत रस के विरोधी होते हैं श्रृंगार, हास्य, रौद्र, भयानक और वीर। श्रृंगार रस स्वभावतः विभत्स रस का विरोधी है और वीर रस के विरोधी हैं भयानक तथा शांत।
तो यह जो दोष बताया मम्मट ने, जिसका नाम रखा उन्होंने परिपंथिर सांग परिग्रह, प्रतिकूल विभाव आदि का ग्रहण, उसका अभिप्राय यही है कि हर रस की अपनी सामग्री है, पर उस सामग्री को छोड़कर यदि विरोधी रस की सामग्री का वर्णन होने लगे तो यह परिपंथिर सांग परिग्रह नामक दोष कहलाएगा, एक रस दोष होगा। इसका उदाहरण दिया कि एक है कि निभृत रमणे लोचन पथे पतिते गुरुजन मध्य शकल परिहार हृदय वन गमन मीच्छेत इच्छति वधु, सकल परिहार हृदय वन गमन मेव इच्छति वधु। अभिप्राय यह है कि गुरुजनों, जो परिवार के श्रेष्ठ लोग हैं, वे सब उपस्थित हैं। अब उनकी उपस्थिति के बीच जिससे वह प्रेम कर रही है, जो नायक है, उपपति यानी जिसकी वह ब्याहता नहीं है पर जिससे प्रेम कर रही है, वह नायिका यानी परकीया का जो प्रिय है वह उपपति कहलाता है। तो गुरुजनों के बीच उपपति के दिखलाई पड़ने पर वह जो वधू है, वह नायिका है, सारे कार्यों को छोड़कर वन जाना चाहती है। अब यहां देखिए हो क्या रहा है, सब कुछ को छोड़कर, सारे काम धाम को तुरंत छोड़कर वह नायक के समीप जाना चाहती है। वह है श्रृंगार और शांत, ये दोनों का अनुभव है। सब छोड़ देना यह शांत रस का भी अनुभव है, और सब त्याग देना, तुरंत छोड़ देना, यह श्रृंगार रस का भी अनुभव है। तो दोनों के अनुभवों का वर्णन यहाँ एक रस के अंतर्गत किया जा रहा है, इसलिए यह दोष है। श्रृंगार के प्रतिकूल शांत रस के अनुभव का वर्णन हो जाने से यह दोष उत्पन्न हुआ है। पर यदि यही नायिका कहे कि ईंधन आदि लाने के लिए मैं वन में जाना चाहती हूं, तो वहां श्रृंगार ही होगा, शांत नहीं होगा। बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, तुम देकर मदिरा का प्याला मेरा मन बहला देती हो, इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। अब इस पंक्ति को यदि हम ध्यान में रखें तो यहाँ जो पहला चरण है, इस पार प्रिय तुम हो, उस पहले चरण में श्रृंगार का वर्णन है। जो दूसरा चरण है, उस पार न जाने क्या होगा, वह अज्ञात लोक का वर्णन है। तो प्रेमिका से अज्ञात लोक का वर्णन करना, अज्ञात लोक का कथन करना, यह एक दोष है। जो अगला दोष बताया है मम्मट ने, वह है रस की पुनः पुनः दीप्ति। अब इस दोष के अंतर्गत यह कहा गया कि जब किसी रस का बारंबार उद्दीपन या दीप्ति हो तो रस की पुनर्दीप्ति दोष होता है। जब बार बार एक ही रस का उद्दीपन होता हो तो वह एक दोष है, पुनरुक्ति होती हो तो वह एक दोष है, उसे ही पुनर्दीप्ति कहा गया। एक ही रस का बार बार वर्णन करने में दोष आ जाता है। रस के प्रसंग की समाप्ति होने पर भी उसके बार बार वर्णन में दोषाधान होता है। अब इसका उदाहरण दिया गया, महाकवि कालिदास कृत कुमार संभव से एक उदाहरण बताया गया है, जिसमें रति विलाप कर रही है। उसके प्रिय को जब भस्म कर दिया है शिव ने, कामदेव को, अनंग को, तो वह विलाप कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण अंश है, पर बार बार विलाप कर रही है, बार बार विलाप कर रही है, तो वह विलाप रस की पुनर्दीप्ति का स्वरूप उपस्थित करता है। वस्तुतः वह एक रस दोष है। अगला दोष मम्मट बताते हैं अकांड प्रथन। अनिषेधात्मक है। कांड यानी अध्याय, प्रक्रम, उपक्रम, विवरण और प्रथन। जब अनुचित स्थान में किसी रस का विस्तार दिखलाया जाए तो अकांड प्रथन दोष होगा। अकांड प्रथन का समय असमय में कथन है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं, ऐसे समय में कोई बात कहना, असमय में कथन। उदाहरण के लिए वेणी संहार नाटक के द्वितीय अंक में युद्ध के अवसर पर दुर्योधन
और उसकी पत्नी भानुमति की प्रणय लीला का वर्णन हुआ है। अब युद्ध के प्रसंग में प्रणय लीला का वर्णन नहीं होना चाहिए था। यह अकांड प्रथन है, अनुचित है, एक दोष है। इसी तरह से जो अगला दोष बताया है मम्मट ने वह है अकांड छेदन। अकांड छेदन का अर्थ है असमय में विच्छेद। जब असमय में किसी रस का विच्छेद यानी भंग हो जाए, रस भंग उपस्थित हो जाए, तो वहां अकांड छेदन दोष होगा। उदाहरण दिया गया है महावीर चरित नाटक के द्वितीय अंक में, दूसरे अंक में रामचंद्र तथा परशुराम के बीच रसात्मक विवाद को बीच में भंग करते हुए रामचंद्र कहने लगते हैं कंकण मोचनाय गच्छामि। कंकण मोचनाय गच्छामि यानी कंगन के उद्धार के लिए, कंगन पाने के लिए मुझे जाना है। अब बात क्या हो रही है, परशुराम और राम के बीच में एक विवाद चल रहा है, विमर्श हो रहा है, और उस विमर्श के बीच में ही राम कहने लगते हैं कंकण मोचनाय गच्छामि। तो यह वीर रस के विच्छेद के कारण आ गया एक दोष है। जो अगला दोष बताया है मम्मट ने वह है अंगभूत रस का अति विस्तार। जब किसी गौण रस, जिसे अंगभूत कहा गया, गौण रस का अत्यंत विस्तार के साथ वर्णन किया जाए, विस्तार के साथ वर्णन मुख्य रस का होना चाहिए, प्रधान रस का होना चाहिए। पर यदि उल्टा हो कि किसी रचना में, किसी नाटक में, काव्य में गौण रस का ही वर्णन मुख्य होने लगे, उसी का विस्तार से वर्णन हो जाए, तो वहां अंगभूत रस का अति विस्तार नामक दोष होता है। उदाहरण के लिए महाकवि भारवी के किरातार्जुनीय महाकाव्य के अष्टम सर्ग में अप्सराओं की रति क्रीड़ा का विस्तृत वर्णन देखा जा सकता है। यह जो महाकाव्य है किरातार्जुनीयम, वह वीर रस प्रधान है, और उस वीर रस प्रधान महाकाव्य में श्रृंगार का अतिशय वर्णन, अतिरिक्त वर्णन, वह दोषपूर्ण है। जो अगला दोष है वह है अंगी का अननुसंधान। अंगी के अननुसंधान का अर्थ है काव्य के नायक या नायिका की विस्मृति। काव्य में जो नायक है उसकी आद्यंत उपस्थिति होनी चाहिए। रस का अनुभव आलंबन तथा आश्रय पर निर्भर करता है, पर यदि उन्हें ही विस्मृत कर दिया जाए, वो कहीं पीछे छूट जाएं और अवान्तर प्रसंग ही उस काव्य या नाटक या रचना में निरंतर प्रवहमान दिखाई पड़ता रहे, तो रसास्वाद में विघ्न उपस्थित होगा। जिसकी कहानी, जिसके बारे में रचना की जा रही है, जो नायक और नायिका है, अंतः सूत्र उसको पकड़े हुए होना चाहिए। उसे छोड़कर कथा सूत्र आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उदाहरण स्वरूप इस दोष का उदाहरण श्रीहर्ष की रत्नावली नाटिका को बताया गया है, और उसके चतुर्थ अंक में बाभ्रव्य द्वारा सागरिका की विस्मृति में अंगी का अनुसंधान दोष है। सागरिका इस नाटिका की प्रधान नायिका है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो अगला दोष है वह है प्रकृति विपर्य। जब काव्य में निरूपित नायक के भेदों का विपरीत वर्णन किया जाए तो प्रकृति विपर्य दोष होता है। काव्य या नाटक में 3 प्रकार के नायक वर्णित हैं, दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य। इन्हें क्रमशः देवता, मनुष्य और देवावतार कहते हैं। यदि इनकी प्रकृति के विपरीत वर्णन किया जाए तो वह प्रकृति विपर्य दोष होता है। और अगला दोष है अनंग वर्णन। यदि रचना में ऐसे रस का वर्णन किया जाए जो वर्णन का अंग ही न हो तो अनंग वर्णन दोष होता है। जैसे कर्पूर मंजरी में विभ्रम लेखा नायिका एवं राजा चंद्रसेन द्वारा प्रस्तुत किए गए वसंत वर्णन का तिरस्कार कर बंदी जन द्वारा किए गए वसंत वर्णन की राजा द्वारा प्रशंसा होने लगती है। राजा को प्रशंसा किसकी करनी चाहिए? किसके वसंत वर्णन की? तो नायिका के। पर वह नायिका के वसंत वर्णन को छोड़कर जो बंदी है
कैदी है, उसके वसंत वर्णन की प्रशंसा करने लगता है। यह अनंग वर्णन है। पर ऐसा नहीं है कि मम्मट ने जो इतने सारे दोष बताए हैं, असल में दोषों की इतनी ही संख्या है। इनके अतिरिक्त अन्य रस दोष भी हैं, जिनमें देश, काल, वर्ण तथा शास्त्र विरोधी बातों का समावेश होता है। जैसे देश विरुद्ध पृथ्वी पर अमृतपान, स्वर्ग में वृद्धत्व और व्याधि का वर्णन। स्वर्ग में कोई किसी को बीमारी नहीं होती, वहां कोई बूढ़ा नहीं होता, पर यदि कोई रचना करे और ऐसा वर्णन करे तो वह देश विरुद्ध वर्णन होगा। और धरती पर कोई ऐसा नहीं है जो अमर हो, पर किसी को अमर बताते हुए यदि वर्णन किया जाए तो वह देश विरुद्ध होगा। उसी तरह काल विरुद्ध, ग्रीष्म ऋतु में यदि कवि वर्णन करे कि कोई आग अग्नि सेवन कर रहा था, आग सेंक रहा था, तो वह काल विरुद्ध वर्णन होगा। शीत ऋतु में जल विहार का वर्णन काल विरुद्ध वर्णन है। उसी तरह वर्ण विरुद्ध वर्णन होता है। ब्राह्मण का आखेट करना, क्षत्रिय का दान लेना, ये सारे वर्णन वर्ण विरुद्ध बतलाए गए हैं। और आश्रम विरुद्ध, ब्रह्मचारी का स्त्री सेवन करना, यह आश्रम विरुद्ध है। इस तरह से यह रस दोष निरूपण हमने उसकी एक सारांशिका आज समझी है। और भी अनेक ऐसे दोषों की चर्चा मिलती है, कल्पना की गई है। और चूंकि हमारा समय निरंतर प्रवाहमान है, गतिशील है, और समाज भी निरंतर गतिशील है, तो ऐसे दोष समय और समाज के अनुकूल प्रतिकूलता के हिसाब से इनकी संख्या भी घटती बढ़ती रह सकती है। धन्यवाद।